नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके जीएस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया जीके से रहेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके हम सीधा आंसर देखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत शानदार साबित होने वाली है। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था। देखिए, जिस हम कार्बन 14 के बारे में जानते हैं, C14 के बारे में, जिससे प्राचीन काल की वस्तुओं का पता लगाया जाता है कितने समय पुरानी है, तो ये जो कार्बन 14 पद्धति है इसका विकास किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलार्ड लिब्बी। बिलार्ड लिब्बी के द्वारा इसका क्या किया गया था, यानी कि इस जो पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, इसका विकास किया गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अभी जो भी एग्जाम एसएससी करवा रहा है वो निरंतर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। दोस्तों ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। यह एक दक्षिण अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था, ये याद रखना है, मोरक्को का निवासी था। और दोस्तों ये 1227 के आसपास भारत में इसने क्या किया था, आगमन किया था। और 1233 में दोस्तों इसने चीन की यात्रा की थी, ये भी याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के 7 साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी कि ये 7 नहीं होगा, साक्ष्य होगा, ठीक है। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज होती है। और इस सभ्यता में जो जुते हुए खेत के प्रमाण हैं वो दोस्तों आपके मिलते हैं कालीबंगन से। कहाँ से, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, ये याद रखना है दोस्तों, राजस्थान में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अगर हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। और ये विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे, बिहार में स्थित है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये छाप के बताएंगे इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में, इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच लड़ाई गए थे, जिनमें से प्लासी की लड़ाई थी जो आपकी बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। बंगाल का नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सिराजुद्दौला था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला को बंगाल को हराया था, बंगाल को और सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध आपका होता है 1764 में, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है हेक्टर मनरो। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है गुजरात के बरडोली सत्याग्रह, गुजरात का जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि ए बी दोनों। ए में क्या दे रखा है, मेहता बंधु। मेहता बंधु नाम के 2 भाई थे इनके द्वारा, तथा इनमें सहयोग किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब आपका गुजरात में जो बरडोली सत्याग्रह हुआ था, इस दौरान मेहता बंधुओं के आह्वान पर वल्लभ भाई पटेल वहां पर गए थे, और वल्लभ भाई पटेल को बरडोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यह आंदोलन 1928 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। कौन हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है इसका जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अंडमान निकोबार की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? याद रखेंगे दोस्तों, सैडल पीक। सैडल पीक जो चोटी है ये आपकी अंडमान निकोबार में स्थित है और यहाँ पर ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में खैबर दर्रा स्थित है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर खैबर दर्रा स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान। देखिए जो खैबर दर्रा था, इसी दर्रे पर भारत में प्राचीन काल में आक्रमण हुआ करते थे। जो भारत में जितने भी प्राचीन कालीन आक्रमण हुए हैं, ये आक्रमण सारे के सारे कहाँ से हुए हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों खैबर दर्रे से हुए हैं। और ये दर्रा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पाकिस्तान और अफगान की सीमा पर स्थित है खैबर दर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कौन सा राज्य कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों अगर बात कर लें कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों ये क्यों अपना प्रसिद्ध है कपास के लिए? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र का जो भी क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों आपकी काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को कपास की क्या कहा जाता है? कपास की उत्पत्ति यानी कि सर्वाधिक जो उत्पादन होगा कपास का वो काली मिट्टी पर ही होता है। इस कारण महाराष्ट्र कपास में सर्वाधिक उत्पादन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहां से कहां तक स्थित है? अगर हम दोस्तों बात करें नेशनल वाटरवे 3 की, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोल्लम से कोट्टापुरम। कहां से हो जाएगा? कोल्लम से कोट्टापुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बात की है नेशनल वाटरवे 3 की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एक मैप है, इसको देखिए, यहाँ से गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? NW3 लिखा है, यानी कि नेशनल वाटरवे 3। इसकी जो टोटल लेंथ है ये 205 किलोमीटर है और ये आपका कोल्लम से कोट्टापुरम है जो कि केरल में पड़ता है। इसके अतिरिक्त नेशनल वाटरवे 1 यानी कि NW1 कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा और नेशनल वाटरवे 2 आपका डुबरी से सादिया हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के बारे में तो इसको कहते हैं दोस्तों क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए पृथ्वी की कुछ इस तरह से संरचना होती है और पृथ्वी में कुल मिलाकर के 4 परतें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर आती है क्रस्ट, दूसरे नंबर पर आती है मेंटल, तीसरे नंबर पर आती है कोर और चौथे नंबर पर इनर कोर। यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले भूपरपटी जैसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं, फिर मेंटल होगी, फिर बाह्य क्रोड होगी यानी कि आउटर कोर, उसके बाद आंतरिक क्रोड यानी कि इनर कोर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत हो जाएगी क्रस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर स्थित है? यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर बात कर लें इटली की राजधानी है जो रोम है और ये किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइबर नदी। क्या हो जाएगा? टाइबर नदी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है द्रव्यमान की, तो हम बात करेंगे हमारा जो सौरमंडल है कुछ इस तरह से दिखता है, इसको याद रखेंगे। सेंटर में इसके क्या है? तो सूर्य है और इसी के सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं ये ग्रह सारे के सारे परिक्रमा करते हैं। और इसमें जो सबसे छोटा ग्रह है कैसा याद रखेंगे? जो सबसे छोटा ग्रह है इसका नाम है दोस्तों बुध और ये सबसे छोटा है, तो याद रखेंगे ये आपका जो द्रव्यमान है इसमें भी सबसे छोटा है। द्रव्यमान में सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बुध हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। और यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरी कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई थी? देखिए इन तीनों भाषाओं को हम दोस्तों जानते हैं नमक के नाम से। ये एक ट्रिक है, इसको याद रखने की। तो दोस्तों याद रखेंगे ये एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं जो कि अनुसूची 8 में जोड़ी जाती है। ये भी याद रखेंगे। जो शेड्यूल 8 है इसमें जो जोड़ी गई थी आपकी 3 भाषाएं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वर्तमान में शेड्यूल 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? याद रखेंगे 22 भाषाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? देखिए बात की जाए अगर पूना पैक्ट की तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1932 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर मिस टाइपिंग है। ठीक है, इन ऑप्शन में ध्यान नहीं देना है। आपके लिए ये चित्र लेकर रहे हैं। ये क्या है? आपके महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो हम याद रखेंगे
ये महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मध्य वर्ष 1932 में 24 सितंबर को, ये भी याद रखना है, 24 सितंबर को मनाया जाता है आपका पूना पैक्ट दिवस। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें वेदों की और लौटो नारा की, तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, यानी कि ये इनकी इमेज है। और दोस्तों इन्होंने वेदों की और लौटो नारा दिया था। और याद रखेंगे इनकी एक समाज थी, इसका नाम था आर्य समाज। क्या नाम था दोस्तों, याद रखेंगे आर्य समाज। और इसी आर्य समाज के द्वारा ये नारा दिया गया था वेदों की और लौटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। देखिए माउंट आबू पर स्थित है आपका गुरु शिखर, इसको याद रखेंगे। तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो कुल लेंथ है ये लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के 1906 अधिवेशन की, यह अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था, याद रखेंगे कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखेंगे ये हमारे प्यारे दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षताएं की है। ठीक है, याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इनमें से 1906 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता भी इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, अगर बात करते हैं किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा। ये एक इमेज है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। इसमें जो ये आपको देश दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला, यही देश आपका कनाडा है। और इस कनाडा की जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है विश्व में। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, याद रखेंगे कनाडा देश की हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज के आपको टॉप 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों पसंद आए हैं तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। और जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछे उनके आंसर भी कमेंट में बताने हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।